जी भाई, मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप लोगों को नजर आ रही होगी। जी सर, बिल्कुल नज़र आ ररी है। जी बिल्कुल ओके। स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और वेलकम बैक हियर। और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया है, और वेलकम ऑन बोर्ड। हमने स्टार्ट करना है अपना कोर्स इजी 104 का। इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे 11 मॉड्यूल, जो हमने थोड़ा सा बात की थी डे 1। उन 11 मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप डिस्कस करते जाएंगे। और मैं ज्यादा स्लाइड्स जो हैं वो उसमें दिखाऊंगा नहीं। मैं पहले आपको वापस उसी स्लाइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने पहले दिन बहुत सारी बातें कर ली थी कि इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कैसे नजर आ रहा है। ये अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। ओके। तो ये हमारे पास 11 मॉड्यूल हैं, और 11 मॉड्यूल के अंदर में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम तो एक मॉड्यूल एक दिन में पढ़ें, या एक मॉड्यूल 2 दिन में करें। इट डिपेंड्स। वाई आई से इट डिपेंड्स इस वजह से कि मैं नहीं चाहता कि हमारा वर्कलोड हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं भी यहाँ से गाड़ी चलाऊं और चला दूं सारी चीजें। तो हम सारी चीजों को टेक केयर करेंगे, और हम देखेंगे ये किस तरह हम चीजों को मैनेज करके चल सकते हैं, और कितना आसानी से हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज कि हमारे पास यहाँ इन इन मॉडल्स को पढ़ने के बाद हमें लैब भी करनी है। लैब हम किस तरह करेंगे, ये एक क्वेश्चन है जो हम सबके जहन में आ रहा होगा। मेरे जहन में भी ये बहुत है क्वेश्चन कि आप लोग लैब किस तरह करेंगे। तो उसका हल बेसिकली ये है कि पहले 1-2 दिन, मतलब आज का और कल का दिन जो है, इन 2 दिन तो आप लोग लैब नहीं करोगे। रीजन बिहाइंड दैट कि मैंने आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट वाउचर्स होते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट दी हुई है। आई होप कि वो वाउचर्स हमें मिल जाएंगे जल्दी। तो जब वो मिलेंगे तब आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, एक्टिवेट कीजिएगा। जैसे ही वो वाउचर आप रिडीम करेंगे तो आप लोग मेरे साथ लैब्स करेंगे। जैसे जैसे मैं लैब करूंगा वैसे वैसे आप लैब करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हम मैं चाहता था कि हम कुछ नोट्स वगैरह दें, लेकिन उस वक्त चीज़ें अप टू डेट नहीं थी। और कुछ कुछ मैनुअल्स भी सिंक नहीं थे चीज़ों से। तो इस वजह से फिर हमने उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ था। हमने कहा था कि चलो ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ अब हम इंशाल्लाह इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो लैब्स के मॉड्यूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शन चलें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली जो है वो लॉन्च करता है कम्युनिटीज पर वो इंस्ट्रक्शंस कि कैसे एक स्टूडेंट को लैब करनी चाहिए। तो वो हम भी देखेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो अपनी अपनी लैब्स को जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम इसको देखेंगे। एडमिनिस्टर आइडेंटिटी सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास है एडमिनिस्टर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। फिर हम जाएंगे तीसरे मॉड्यूल में, जिसमें हम पढ़ेंगे एजूर रिसोर्सेज के बारे में। एजूर रिसोर्सेज के बाद हम पढ़ेंगे वर्चुअल नेटवर्किंग के बारे में, कैसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बिल्ड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपके जहन में आ सकती हैं। फिर हमारे पास है इंटरसाइट कनेक्टिविटी, और इंटरसाइट कनेक्टिविटी के बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्टर नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट, एजूर स्टोरेज, वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स, कैसे आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं या देख सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के बारे में, कि माइक्रोसॉफ्ट किस तरह प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे वो मुझे और आपको बोलता है कि अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो आप वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हमारे पास कंप्लीट करें, हमारे पास बैठ के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या क्रिएट करें। हम बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक केयर करेंगे। तो वो भी देखेंगे। डेटा प्रोटेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह आप बैकअप एंड रीस्टोर की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम 11 मॉड्यूल्स जो हमें पढ़ने हैं। और इन 11 मॉड्यूल्स के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज और कल आप लोग लैब नहीं करोगे। ठीक है, आप लोग लैब करोगे नेक्स्ट वीक से, ताकि मुझे भी थोड़ी सी अश्योरिटी हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा वाउचर है वो बड़ा लिमिटेड आता है। ठीक है, $100 का वाउचर होगा, $50 का, $60 का वाउचर होगा। इट डिपेंड्स, जितनी भी रिक्वेस्ट हो जाए। मैं एज ए बिंग एमसीटी अपने माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल से जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वाउचर्स के लिए कि स्टूडेंट्स को देने हैं, तो हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ वाउचर पर डे के हिसाब से मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने आज वो रिक्वेस्ट डालनी है तो हो सकता है मुझे आज 3 वाउचर मिल जाए या 4 वाउचर मिल जाए। तो कल मैं दूसरी रिक्वेस्ट डालूंगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों को पहले दिन लैब करने का मशवरा नहीं दूंगा। डेमो में करा दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की चीजें चल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट सैंड बॉक्सेस देता है।
सैंड बॉक्स का आइडिया है किसी को आप में से? जी सर बिल्कुल, मुझे आइडिया है सर। तो सैंड बॉक्स किस तरह काम करता है हसन भाई? सर सैंडबॉक्स जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे एजी 900 किया था, तो उसमें आपकी जो सब्सक्रिप्शन की जगह पर एक्टिव डायरेक्टरी में मेरा ख्याल है वो आपको एक अलग सी जगह दे देता है कि आप रिसोर्सेज को के साथ प्ले कर सकते हैं। जो भी उन्होंने लैब में बताया होता है, आपको चार्जेस नहीं पड़ते उसके। एग्जैक्टली exactly. तो सैंड बॉक्सेस जो है वो बेसिकली क्या होता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप हमारे सैंड बॉक्स पे आए हैं और हमारे सैंड बॉक्स पे आके अपनी लैब परफॉर्म कर लें, जिसका आपको कुछ नहीं पे करना। ठीक है। तो It's kind of, you know, जी फरहान भाई। yeah, it's kind of a UAT. कि हम UAT करते हैं जिनको, तो इसको सैंडबॉक्स कहते हैं। यस, इट्स काइंड ऑफ लेकिन भाई डिपेंड्स ऑन द सिनेरियोज। तो काइंड ऑफ आपका अच्छा वर्ड है कि ये इसकी तरह का होता है। ठीक है ना? तो वो चलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है। जिन लोगों को आइडिया है दैट्स फाइन, जिन लोगों को नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर किसी को आइडिया नहीं है तो। बस ये चीज याद रखें कि आप लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट भी उसी तरह डिजाइन करके रखता है। आप जिस तरह लैब करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी आपके लिए वही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उसी तरह की लैब्स की डिजाइनिंग करता है। और वो आपको बोलता है कि जनाब आप कोई घबराए नहीं, हमने चीजें बना दी हैं, आपके पास चीजें नहीं है, आप हमारे एनवायरनमेंट में आए, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में आए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, वहां कमांड्स को रन करें। अगर वो चलती हैं सही तो इसका मतलब है सब ठीक चल रहा है। अगर वो चलने में गड़बड़ करती हैं तो वहीं बैठ के ट्रबल शूट कर लें, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करने, किसी रिसोर्स के लिए भी नहीं करने। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के सैंडबॉक्स की तरफ से। तो उन्हीं को हम भी देखेंगे कि कैसे काम करते हैं, कि किस कौन कौन सी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं उसमें, और कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सैंड बॉक्स भी मिल जाए, उसके लिंक्स मैं आपसे शेयर कर लूँ कुछ टॉपिक से रिलेट के। देखो ये सैंड बॉक्स है, यहाँ जाओगे तो प्रैक्टिस कर सकते हो। बट कीप इन माइंड दैट इसके लिए आपको हॉटमेल का अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है। आउटलुक का अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अकाउंट के बगैर दूसरे किसी अकाउंट के साथ ना इतना ज्यादा दिल लगाता नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये काम करें कि आप हॉटमेल या आउटलुक के अकाउंट्स को बनाएं और उससे आप काम करें। काम करें मतलब उससे आप लैब की प्रैक्टिसेस करें। तो ये कोई चीज थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कोई और सेटिंग, कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में आए, आप प्लीज मुझे बताइएगा। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये बात कहते थे कि अगर हम वर्चुअल मशीन ले लें जिसपे पे एज यू गो की सर्विस मिल जाए और हम उस पर काम कर लें, तो वर्चुअल मशीन इज द रिसोर्स दैट यू कैन परचेज ऑन एज्योर। आप एज्योर पे वो वर्चुअल मशीन तो ले लोगे, लेकिन उसके साथ एक मसला होगा, और वो मसला ये है कि अजूर की वो वर्चुअल मशीन किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन आपकी लैब एक्टिविटीज के लिए नहीं हो सकती। आप वर्चुअल मशीन की जगह एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में आपको अच्छे पैसे पड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लाइसेंस की कॉस्ट अलग है। जो लाइसेंस आप इस्तेमाल करते हैं लैब में, जिसको आप ट्रायल ले लेते हैं, और बाकी रिसोर्सेज की कॉस्ट अलग है। मैं जो अकाउंट डेमोस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, उस अकाउंट में भी मेरे पास अब इशू आ गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और वो इशू ये है कि अब अगर मैं जाके उस पर कोई नया ट्रायल वर्जन एक्टिवेट करता हूँ तो वो मुझे मना कर देता है। वो कहता है जी ऑलरेडी आप इस पे एक ट्रायल वर्जन यूज कर चुके हैं। तो क्योंकि आप ट्रायल यूज कर चुके हैं तो इस वजह से सेम प्रोडक्ट का ट्रायल ट्रायल आपको नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट चाहिए या सेपरेट सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। तो इसी चीज जो मैं अक्सर मना करता हूँ वो ये है कि जब आप लैब करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह, और जब आपकी लैब स्टार्ट होंगी, तो उस वक्त आपने अगर सब्सक्रिप्शन करनी है ना, तो आप कोई वाउचर वगैरह यूज कर लें, कार्ड यूज ना करें। ठीक है ना? अगर आपने अपना कार्ड लगा दिया तो अल्टीमेटली लॉस है आपका। आप कार्ड यूज कर देंगे, कार्ड कार्ड से ही कनेक्ट रहेंगे चीजों के साथ, विच इज नॉट गुड। क्योंकि फ्यूचर में जब आप कभी इसको इसको छोड़ेंगे या सब्सक्रिप्शन को हटा देंगे, तो वो कार्ड अनलिंक करना ना एक परेशानी हो जाता है। तो ये एक चीज है। इस वजह से मैं कुछ चीजों का ख्याल करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम कोशिश करें कि वो ना करें। ठीक है। तो इन चीजों का ही हम ख्याल करेंगे यहाँ लैब में भी। और अगर किसी के जहन में कोई भी बात आ रही होगी तो वो मुझसे बात करेगा, क्योंकि विदाउट डिस्कसिंग वी कैन नॉट टेक द करेक्ट डिसीजन। ठीक है। जो भी चीज होगी उसको हम डिस्कस करेंगे।
और यही मैंने भी कहना था। अभी अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो बिल्कुल कर सकता है, या फिर हम स्टार्ट करेंगे इस अपने कोर्स को। एनी क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा हो, जो मैं भूल गया हूँ, जो आपको लगे कि हमें इस पे बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि डे वन हमने जो बात की थी, इट्स ऑल अबाउट द ओवरव्यू एंड द इंट्रोडक्शन that relates to everyone, but now we are starting the course that belongs to you guys, that connect you guys with me. तो अगर हमारे दरमियान में कोई क्वेश्चन है तो हम उसको क्लियर कर लें, या फिर अगर जहन में आए ना तो हम उसको थोड़ी देर में कर लें क्लियर। ठीक है, तो इसको हम सर मेक एक श्योर कर लें। सर एक जी रिक्वेस्ट आफ्ताब भाई, जी जी बोले। सर रिक्वेस्ट की थी कि मेरे आईटी कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो काइंडली अगर थोड़ा बेसिक से बताएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक नेटवर्किंग की अगर बात करें तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका, तो ज़रा मेरे लेवल पे अगर आप रख के बता देंगे तो मेरे लिए आसान होगी। आप ये वाली बात को एक बार फिर दोहराइएगा सेशन खत्म होने के बाद, ताकि हम इसको थोड़ा सा मेक श्योर कर सकें, ठीक है, कि आपको वो चीजें मैं उस लेवल तक लेके गया या नहीं जा सकी। सही है, तो इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए, बाकी लोगों की खैर है। ठीक है आफ्ताब भाई। थैंक यू सर, शुक्रिया। जी ताहिर भाई। जी फहद भाई, दिस इज ताहिर। अच्छा, मेरा छोटा सा ये क्वेश्चन था एग्जाम के रिलेटेड। इसके बाद जो है ये ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद जो AZ-104 का ये 5 मिनट का पूरा हमने कंटेंट कंप्लीट किया होगा, ठीक तो है। इसके एग्जाम जो माइक्रोसॉफ्ट का होगा उसका थोड़ा प्रोसेस, उसकी फी, उसका कोई स्ट्रक्चर, उसका उसका इन्फोटेक्स की तरफ से हमारी हमें सपोर्ट, ये इसमें थोड़ा सा गाइड कर हाँ, दें। मैंने ये बेसिकली एक अच्छा सवाल है आपका कि व्हाट अबाउट द सर्टिफिकेशन। अगर मैं इस चीज को गो थ्रू करता हूँ और एग्जाम में ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और मैं इंटरेस्टेड हूँ सर्टिफिकेशन के लिए, तो अगर आप कराची में मौजूद हैं तो डेफिनेटली इन्फोटेक्स आपको सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके एग्जाम्स पे अगर अवेलेबल आ रहे होंगे, यूजुअली होते हैं डिस्काउंट अवेलेबल, तो वो आपको मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ पूल ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर लें, जिसको बहुत सारे लोग डम्स बोलते हैं, तो वो भी अगर अवेलेबल होंगे तो वो डम्स भी आपको दे देंगे, तो आप उससे तैयारी कर सकते हो और जा अगर सकते हो अपने कराची में पेपर के नहीं है लिए। तो अगर कराची में नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर आपके लिए डम्स होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे जो मिल जाए। और फिर उसके साथ एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि मुझे उसके बिल्कुल साथ आइडिया नेक नहीं तमन्नाएं भी होंगी। है। एग्जाम दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये हो जी। सकता है कि आप किसी ऑथराइज रजिस्टर्ड टेस्टिंग सेंटर में जाके बैठ जाएं और वहां जाके पेपर दे लें। इन दैट केस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि अपनी 2 ऑफिशियल गवर्नमेंट इशूड आईडी लेके जानी है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है आपके NIC के अलावा, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो एक एटलीस्ट गवर्नमेंट इशू आईडी होनी चाहिए, जैसे आपका लाइसेंस, और दूसरा आपका ATM कार्ड और बैंक कार्ड और जॉब एम्प्लॉय कार्ड। वो 2 चीजें लेके आप टेस्टिंग सेंटर जाएंगे। टेस्टिंग सेंटर में जो सर बैठे हुए होंगे उनको आप दिखाएंगे और वो आपका एग्जाम रजिस्टर करके आपको बुला लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहें कि यार मैं जाना ही नहीं चाहता टेस्टिंग सेंटर, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास एक अच्छा इंटरनेट है, और मैं घर से बैठ के पेपर देना चाहता हूँ। तो जिस तरह मैं बैठा हूँ ना इस वक्त अपने ऑफिस में, बिल्कुल साफ सुथरा करके, अब कोई नहीं है सिवाय मेरे और आप लोगों के दरमियान में, तो इस तरह भी जो है ना आप यूज कर सकते हैं सर्विसेज को, कि आप घर पे बैठ के पेपर दे लें। इसके लिए आपके कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा आपकी मशीन को कि आपकी कंप्यूटर जो है वो ऑथेंटिकेटेड है ये काम करने के लिए या नहीं। अगर आपके पास कोई रिमोट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो उनको अनस्टॉल कराएगा सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। सच एज आपके पास एनी डेस्क का टूल इंस्टॉल है, आपके पास एमी एडमिन इंस्टॉल है, या आप टीम व्यूअर यूज करते हैं, तो वो कहेगा भाई इस तरह के सारे टूल्स आप बंद कर दें, और फिर आप जो है ना वो घर पे बैठे हैं कैमरे के सामने, और ऐसे ऐसे करके ना गर्दन नहीं हिलाने देता वो, क्योंकि वो कहता है कि आपका जो विजुअल्स हैं वो ब्रॉड स्क्रीन जितने भी हो सकते हैं वो एक खास रेंज तक होंगे। आप स्क्रीन पे देखें, मॉनिटर पे देखें, आंखें ऊपर नीचे करें, गर्दन आगे पीछे करें, लेकिन डोंट गो देयर एंड देयर, ऐसे नहीं जा सकते। तो आप घर पे बैठ के स्ट्रिक्टली पेपर दे सकते हैं। तो वही क्वेश्चन जो 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन के आंसर आपने टेस्टिंग सेंटर में जाके देने हैं, वही 55 क्वेश्चन के आंसर आप अपने घर पे भी बैठ के दे सकते हैं। तो ये 2 तरह से पेपर दिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें आपने बताया पेपर्स का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, इसमें मतलब पेपर पेपर का का पैटर्न पैटर्न। होता है, MCQs होते हैं। ठीक है, MCQs कितने? ड्रैग एंड ड्रॉप, चूज द करेक्ट आंसर। आपके पास जो पूल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली होते हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं
इट डिपेंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स। जितने लोग ज्यादा पेपर देते हैं उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूल में बढ़ते जाते हैं जिनको आपको याद करना होता है। तो वो अभी तकरीबन 300 350 के करीब होंगे। तो 350 एमसीक्यूज आप याद करेंगे, उसमें से आपको 55 करने होंगे इन 120 मिनट्स। 2 घंटे में ओके, 55 तो वो क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यूज पहले प्रोवाइड किए जाते हैं या मतलब होते हैं, अवेलेबल होते हैं कहीं पे? वेल बेसिकली इसके लिए मैं आपको बिल्कुल, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, हमारे पास तो कुछ डम्स, एक कुछ वेबसाइट्स थी सर्जन, जहां से हम वो परचेज करते थे। तो वो हम इस तरह करते थे कि हमारे ग्रुप में जो स्टूडेंट्स थे हम सारे मिल जाते थे, सबको कंट्रीब्यूट कर लेते थे, थोड़े 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 पैसे मिलाओ, और फिर वो अकाउंट से परचेज कर लेते थे। और फिर हम शेयर कर लेते थे स्टूडेंट्स के साथ कि यार ये एक महीने के अंदर या 45 डेज के अंदर हमें ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं। तो फिर हम वो एग्जाम्स को डम्स जो थे, क्वेश्चन जो थे, वो शेयर कर लेते थे। इस तरह होता ये था कि सब प्रिपरेशन करते थे अपनी, और पेपर जाके दे लेते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो, जब स्टूडेंट ज्यादा होते थे और सबने पेपर देना होता था, तो फिर हम ये काम कर लेते थे। अदरवाइज आप जो है वो, आपको वैसे भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, हम भी इस तरह रेफरेंस क्वेश्चंस दे देते हैं, तो वो डम्स ही होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं। तो वो डिपेंड्स कि कितने लोग हैं और कितने लोग पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीजें मिल जाती हैं। अदरवाइज उमेर भाई यहाँ मौजूद होंगे, वो भी आपकी मदद कर देंगे अगर अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज मिल सके उधर से। तो यूजुअली एक चीज तो हमेशा याद रखें कि जब आप ये कोर्स पढ़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग आपको आइडिया दे देती है, आपको समझा देती है कि सवाल कैसे पढ़ना है। लेकिन जब आपने एग्जाम देना है ना, तो उसके लिए भाई डम्स याद करने हैं हर हाल में। मैं भी डम्स याद करता हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के, उसके बगैर मैं भी पेपर नहीं दे पाता। ठीक है ना, चाहे मेरी अभी सर्टिफिकेशन कितनी हो गई, चाहे मेरा एक्सपर्टीज लेवल लाखों में चला गया, मेरे पास 100 से ज्यादा डिफरेंट बैजेस आ गए, it does not put any kind of impact until I prepare myself by studying the dumps. तो तो वो तो करने पड़ते हैं। हाँ ये जरूर है कि मैं जब पास होता हूँ तो मैं जवाब देने के काबिल होता हूँ। वो जो जवाब देने के काबिल होने वाली बात है ना, वो इस वजह से कि मैंने पढ़ा है, और मैं आप जैसे लोगों से पढ़ता भी रहता हूँ, सीखता भी रहता हूँ। तो इस वजह से मुझे पता होता है कि हाँ ठीक है, ये जो मैं क्लियर कर कर आया हूँ ना, इसके मकसद क्या है और ये क्या क्या काम कर सकता है। तो इस वजह से मैं बच जाता हूँ। और यही चीज हम आपको भी सिखाएंगे कि आपको ये कोर्स आता हो, आपको पता हो इस कोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, आपको पता हो कि एज बीइंग अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो डेफिनेटली ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, और आप बिल्कुल किसी के साथ भी बैठ के बात कर सके होंगे, चीजों को समझ भी सकेंगे, ये सब काम हो सकेंगे। ठीक है, तो ये है कोई चीज। सर और डम बताएं। से ठीक है, आपका थैंक यू सो मच। सर थैंक यू डम सो से मच। आपका मतलब है एग्जाम की प्रैक्टिस, राइट? डम से मुराद है मेरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्जाम्स। यस जी ताहिर भाई। जी, थैंक यू सो मच। बस मैं यही समझा कि ये जो ट्रेनिंग होगी इससे पूरी हमें स्किल्स और जो जो काम एक्चुअली में होती हैं वो, लेकिन एग्जाम का एक उसको पेपर को पास करने के लिए एक्चुअली में उसकी अलग से कैसे कह लें कि हाँ स्पेसिफिक तैयारी जो है ना, कुछ ये क्वेश्चंस हाँ प्रिपेयर वो भी करना की जाए। पड़ेंगे। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं, हमारा एक स्टूडेंट है, और मैं उसके साथ अक्सर, अभी मैंने कुछ अर्से पहले जो है ना वो एजोर के क्वेश्चंस भेजे थे। तो मुझे याद भी नहीं कहाँ 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 इतनी सारी फाइलें हो गई हैं यहाँ पर। तो ये देखें जनाब, आपकी स्क्रीन जो है वो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आ गया, ये देखें। तो ये जैसे क्वेश्चन आए हुए ना, तो इस क्वेश्चन में आंसर दिए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन किए हुए हैं हमने, हम्म, ये हमारे आंसर हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ना, तो दिसंबर में हमने शेयर किए थे स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक और आया हुआ है। योर कंपनीज एज्योर सॉल्यूशंस मेक्स यूज ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर व्हेन यूजर आर नॉट इन द ऑफिस, द per authentication option has been configured as the usage model। अब MFA इंस्टॉल किया है, इनेबल किया है उन्होंने, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और उसकी सर्विसेज के बारे में बताया है।
तो वो कह रहे हैं कि किस तरह काम करेंगे, क्या ये चीजें जो यहाँ मेंशन है उससे आपका काम हो जाएगा या नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड। फिर इस तरह का यू हैव एन Azure सब्सक्रिप्शन दैट कंटेन्स द आइडेंटिटीज शोन इन द टेबल। अब ये आपके पास यूजर प्रिंसिपल नेम और आइडेंटिटीज हैं, और ये उनकी ग्रुप मेंबरशिप है। इसमें आपने डिफाइन की हुई चीजें हैं, और वो पूछते हैं कि क्या होगा किस यूजर के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। भाई यूं समझ लें कि ये 400 प्लस क्वेश्चन थे, और इसमें से 55 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और आते हैं ऐसे ही आते हैं भाई, कहीं और से अलग से नहीं आ रहे होते। तो अगर कोई कहता है कि नहीं ये तो अलग से आ जाएंगे, तो नहीं, आते तो इन्हीं क्वेश्चन में थे। हाँ, ये वाले जो हैं ये आउटडेटेड हो गए हैं, उसकी वजह ये है कि ये तो आपको 3 महीने 4 महीने पुराने हो गए। तो अब नए क्वेश्चंस आ गए होंगे अपडेटेड, उसकी आपको तैयारी करना पड़ेगी। तो ये बेसिकली होते थे। अभी तकरीबन इस फी टाइम कितनी होती है एक एग्जाम की? एक एग्जाम की फीस जो पाकिस्तान में है वो $80 है। ठीक है। अब वो $80 को आप कन्वर्ट कर लें, कुछ डिस्काउंट्स कभी आ जाते हैं तो उसपे भी काम हो जाता है। मैं वैसे कुछ डिस्काउंट्स पे काम कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये आई कि आप वैलिडेट तो खुद करवा सकते हैं अपने डिस्काउंट वाउचर के लिए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है पेयरसन वीओई का, वो आपका कार्ड चार्ज नहीं कर रहा। तो वो एक छोटा सा मसला हुआ है, और उसके सिलसिले में ही अभी हम काम कर रहे हैं। तो टेस्टिंग सेंटर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आप लोगों के लिए वाउचर्स परचेज कर ले, लेकिन मैं और आप पर्सनली अभी अपने कार्ड से पे नहीं कर सकते। वो थोड़ी सी एक लिमिटेशन है। रीजन बिहाइंड दैट कि अभी माइक्रोसॉफ्ट के जो टेस्टिंग पार्टनर्स हैं पेयरसन वीओई, वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं यार ये कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके, और उस कार्ड की ना वैलिडिटी नहीं है, कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है, वैलिडिटी से नहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्योंकि एज ए बिंग एन एमसीटी मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है एग्जाम्स पे, तो जब मैं एग्जाम्स के लिए वो रजिस्टर कराने जाऊँ ना खुद, तो वो करते ही नहीं रजिस्टर। पेमेंट पे आके जब मैं कार्ड एंटर करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वो नहीं करते। मेरे पास मास्टर कार्ड है, गोल्ड गोल्ड कार्ड है यस मास्टर्ड का, और मैं सारी दुनिया में पे कर लेता हूँ, लेकिन नहीं पे होते तो सिर्फ पेयरसन वीओई पे नहीं होते जिससे मैंने एग्जाम देना है। तो फिर उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी क्रेडेंशियल देता हूँ टेस्टिंग सेंटर वाले अंकल को, और मैं उनको कहता हूँ भाईजान आप जो है ना इसको प्रिपेयर करें, मेरा एग्जाम यहाँ से रजिस्टर करें, और मेरे पास मेरी प्रोफाइल में डिस्काउंट पड़ा हुआ है तो आप उसको एक्टिवेट करें। पहले वो डिस्काउंट के वाउचर आते थे सेपरेटली, तो आप वो वाउचर भेज देते थे, और टेस्टिंग सेंटर वाले अंकल आपके लिए एग्जाम रजिस्टर कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने आपके ईमेल के साथ बाइंड कर दी है। तो आप जब पेपर रजिस्टर कराने जाते हैं वो आपकी ईमेल के साथ उसी ईमेल से साइन इन करने के बाद आपको डिस्काउंट ऑफर करता है, या फिर अपने आप को वैलिडेट करा दें कि आप स्टूडेंट हैं। तो मैं बेसिकली उसी पे काम कर रहा था कि हम इस तरह कर लें कि आपकी जो प्रोफाइल है एज ए स्टूडेंट प्रोफाइल नजर आ जाए जिसपे आपको डिस्काउंट मिल जाए एग्जाम पे। उसका फायदा ये है कि यूं समझें कि अगर $80 का एग्जाम है और आप वैलिडेट हो जाते हैं और आपके क्रेडेंशियल कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपका एग्जाम हो सकता है $60 का हो जाए, हो सकता है $55 का हो जाए। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक अच्छा। अभी $80 का मतलब है बहुत अच्छे पैसे। ऑल्दो पाकिस्तान बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत फोकस कर रहा है, और मैं रोज जो है ना वो एक एक चैनल की जो है ना वो वेब पोस्ट पढ़ता हूँ, और मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी नहीं आती, वो लिखते हैं कि आज पाकिस्तानी रुपए ने नॉक आउट कर दिया है, नॉक डाउन कर दिया है यूएस डॉलर को, आज डिस्ट्रॉय कर दिया है यूएस डॉलर को। कैसे? आज 13 पैसे कम हुए, आज 14 पैसे कम हुए, और जब वो हमें मारता है मुक्का तो हम ₹2 ₹2.5 बढ़ा देते हैं। बट इट्स ओके। अभी वो उसको 269 पर लेकर आ गए, मतलब 276 से वो उस पैसे पैसे गिराते हुए भी 269 पर कल तक आ गया था। अभी का नहीं पता मुझे। ठीक है। फिर एक और कंस्ट्रेंट भी आता है आपको पेमेंट करने में, कि माइक्रोसॉफ्ट जो है मतलब पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम ने अभी तक ये, स्टेट बैंक ने ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप $300 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी कुछ लोगों को कंस्ट्रेंट हैं और प्रॉब्लम्स हैं कि वो इतनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो इस वजह से एग्जाम्स परचेज करना और ये सारी परेशानियों में उनको, या बाकी सारी सर्विसेज में उनको परेशानी हो रही है।
तो अच्छा ये है कि आप किसी टेस्टिंग सेंटर से बात करें, उनको बोलें कि जी मुझे एग्जाम देना है, और उनके साथ आप डील कर लें, उनको पैसे दें और वो आपका एग्जाम ले लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जायद पेशावर से बोल रहा हूँ। जाहिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर। ये जो इन्फोटेक्स की तरफ से हमें बताया गया था कि हम आपको 50% वो उसमें डिस्काउंट देंगे पेपर में। ठीक है। मतलब बेटी है तो $40 आपने पे करनी होगी। तो हाँ, ये कि वो इंश्योर है, मतलब जो सर आप कह रहे हैं कि आपको मिल जाएगा या नहीं मिले, मतलब आप वो और तरीके से सर बता रहे हैं, और अच्छा मैंने मैं जो जो, ये हम ये बताया हाँ हुआ है। मैं बिल्कुल, हाँ इस बात को बिल्कुल अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ, उनको टेस्टिंग सेंटर जो है ना, जो जो इन्फोटेक्स है, इन्फोटेक्स के पास टेस्टिंग सेंटर भी मौजूद है। तो उनके पास एक डिस्काउंटेड वाउचर्स का बंडल आता है। मैं आपको इसी वजह से बोल रहा हूँ ना कि आप खुद परचेज करने जाएंगे तो आपके लिए $80 है। अगर आप स्टूडेंट वैलिडेट कर लेते हैं तो आपको 50 $55 का पड़ जाएगा। और अगर आपको $50 का या 50% डिस्काउंट वाउचर मैनेजमेंट में कमिट किया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि वो अपनी डेटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट को ये मेक श्योर करेंगे कि आप लोग, जाहिद भाई, ताहिर भाई, नदीम भाई, जावेद भाई, राशिद भाई, सब लोग जो है वो स्टूडेंट हैं, तो इन पे डिस्काउंट अप्लाई होगा। ठीक है। अब पेपर भी तो देना है ना आपने। आप उनसे सिर्फ ये बात कर लें, मैनेजमेंट से भी कर लीजिएगा कि जब पेपर देना होगा तब मुझे ये डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कहेंगे हाँ जी मिल जाएगा। दैट्स इट। फिर आप आराम से टेक लगाएं और एंजॉय करें कोर्स को, क्योंकि ये मिलते हैं। ठीक है ना, मैं आपको ये इसी वजह से बोल रहा हूँ कि पेमेंट करने पे मामला खराब होता है। आपको जो डिस्काउंट, आप एक्टिवेट करें अपने अकाउंट को और आप उस पर डिस्काउंट रिक्वेस्ट कर लें। अब जब आप डिस्काउंट रिक्वेस्ट करेंगे और आपका डिस्काउंट अप्रूव हो जाता है, 98% माइक्रोसॉफ्ट कभी मना नहीं करता आपको डिस्काउंट देने से। वो कहता है जी आपका डिस्काउंट अप्रूव हो जाएगा। लेकिन जब डिस्काउंट अप्रूव होने के बाद पेमेंट वाला मामला आता है, जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो वो आप पर्सनली अपने कार्ड से पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेस्टिंग सेंटर इंगेज करना पड़ेगा। तो सर वो तो हमें इन्फोटेक्स, पता है, वो तो एक दो दो तीन साल हो चुके कि ये रूल अप्लाई हुआ है ना पियर्सन ने। इस चीज का, ये जो पेमेंट आपने कार्ड से नहीं कर सकते, जी हाँ जी हाँ क्योंकि बहुत से लोग कर देते पे डिक्लाइन हो जाते थे ना। जी हाँ, वो सीन ये था कि उन्होंने क्या किया कि पेपर दिए, हम्म। मतलब मैंने पेमेंट करी, पेपर दिया, पेमेंट ठीक है। रिक्वेस्ट हो गई, और इन्होंने कहा कि मैं डिस्प्यूट क्लेम कर देता हूँ कि ये गलत पेमेंट हुई थी मेरे अकाउंट से। अब आपका पेपर भी हो गया, पैसे भी वापस निकाल लिए आपने। तो वो उन्होंने फिर इसको मना कर दिया। इवन मैंने मैंने और थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी देखा, तो जब वो नहीं हो रहे थे तो फिर मैंने टेस्टिंग सेंटर वालों से बात की थी। मैंने कहा यार आप लोग किस तरह कर रहे हो पेमेंट? तो उन्होंने कहा यार हमारा बेसिकली ये है कि हम वायर ट्रांसफर करते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट हम भेज देते हैं, तो वो अप्रूवल आई भी होती है, उनके पास होती है। याद रखें, जो माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स होंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट की अकेडमीज होंगी, जो टेस्टिंग सेंटर्स होंगे, उनको डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, और वही डिस्काउंट इन्फोटेक्स भी आपसे शेयर कर रहा है। ठीक है ना। तो इनको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, इनको बताना होता है कि भाई हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो कहते हैं ठीक है जी, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दें कोर्स के, हम इसको देख लेंगे। तो वो ये सारी चीज है। तो वो जब आप पेपर दे रहे होंगे तो वो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल डिस्काउंटेड वाउचर मिल जाएगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो। ठीक है ना। तो बस, और इसको ऐसी कोई चीज नहीं होगी। अगर इसको अभी क्लियर कर लें, क्योंकि इन्फोटेक्स की तरफ से उनके जो एडमिन है वो ही मेरे ख्याल में यहाँ पे मौजूद है, बस वो एक दफा कंफर्म कर दें हमें, तो बस वो इसको कौन देगा। कौन कौन, उमेर भाई मौजूद है मेरी यहाँ पर? उमेर भाई हैं, या फिर शायद मैंने स्टार्ट में चेक किया था अनीला हैं, तो उन्होंने ये शायद बात की थी कि मेरे को 50% हाँ, मुझे डिस्काउंट है मुझे भी वो, यही कही थी शायद ये उसने बात कि हुई। हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे वोचर्स में। ठीक है, 50% डिस्काउंट देंगे आपको वाउचर बस एक में। दफा फम कर दें तो हाँ हाँ थोड़ा सा, बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये उसके अच्छी बाद हम बात है। आगे अगर कंटिन्यू आप, करते हैं। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो कंफ्यूजन है इसको सॉर्ट कर लें। नो नीड टू वरी अबाउट इट। और अच्छा जी। तो ये बिल्कुल हम कर लेते हैं। ऑलराइट।
मैं बेसिकली ये चैट कर रहा हूँ पर्सनली उनकी टीम से ना, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो अवेलेबल है वो ज्वाइन करें हमें और वो वहां पे आके बता दें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैंने बोल दिया है, उमेर भाई होते हैं जो, उनको भी मैंने बोल दिया है, उन्होंने मैसेज सीन कर लिया है। मैंने उनको बोल दिया है कि अगर आपने स्टूडेंट से डिस्काउंट की बात की थी तो जस्ट फॉर रिकॉर्ड आप मीटिंग में आके इसको कंफर्म कर दें। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैडम अनीला जो है वो इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो जी ठीक, थैंक यू सो मच। हम आज उनसे डिस्कस कर लेते हैं और हम आगे ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, मैं शुक्रिया। बेसिकली मैं भी ये चाह रहा हूँ कि देखें, अगर अगर ये चीजें हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। इसको ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे ना लिया जाए, इसको इसको कोर्स का पार्ट समझा जाए। तो इस वजह से अच्छा है अगर आपकी कंफर्मेशन हो जाती है तो इट्स गुड। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने कहा है कि मैडम जो है वो अभी ज्वाइन कर लेंगी, या मैडम जो है वो पोस्ट कर देंगी। और ये देखें जनाब, मैसेज आ गया इन्फोटेक्स की तरफ से आप सब लोगों को, जूम चैट में आया है, ये देख लें जी। इन्फोटेक्स इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन एग्जाम्स। ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। सही है। तो ये भी बिल्कुल सही है। टेंशन खत्म हुई। थैंक यू बोल दें आप सब लोग जिस जिन सुन लिया। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक सर। यू थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू ये तो ये सारी चीज हो गई भाई, सही है। ये भी एक कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि हमारे पास 50% एग्जाम वाउचर है, और जब हम एग्जाम देंगे तो हमारे पास 50% का डिस्काउंट होगा। तो अब $80 का पेपर आपका $40 का हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये बेसिकली काम ऐसे ही करता है कि वो आपको वाउचर मिलेगा और आपने पेपर दे देना फौरन, लंबी नहीं करनी है इसके साथ। ठीक है ना, ये ना हो कि आप सीने से लगा के बैठे हैं, आया मेरे पास 50% वाउचर है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सर इस ऑलराइट। जी related जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो पढ़े हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं, ये खत्म जी। के बाद जो है सिक्योरिटी वाला शुरू होने से पहले क्या हम फॉरेन इस पोजीशन में होंगे कि एग्जाम आराम से दे सकेंगे, या कोई हमें एडिशनल रिसोर्सेज स्टडी करने पड़ेंगे तो फिर हम दे सकेंगे? आफताब भाई, एग्जाम तो आपको डम्स पढ़ के ही देना पड़ेगा, वो क्वेश्चन तो आपको याद करने ही है। आप मुझे, मैं बड़े मजे की बात बताऊं कि जब हम ये सब्सक्राइब करते थे ना एग्जाम्स क्वेश्चंस के लिए, और हम पूल बनाते थे स्टूडेंट्स का, और उसमें हम कहते थे चलो आज स्टूडेंट्स को आंसर शेयर, क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं। तो उस टाइम में ना मैं उनको ये बात समझा देता था पहले दिन ही। मैं कहता था देखो, अगर आपके पास कल मौका है ना पेपर देने का, तो आप कल पेपर दे लो। लेकिन उसको रिज्यूमे में उस वक्त तक नहीं लिखना, अपनी सीवी में उस वक्त तक नहीं लिखना जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहते हैं कि ठीक है आप ये कोर्स पढ़ाएं, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी याद कर रहा हूँ। जिस दिन ये कोर्स खत्म होगा ना, उसके बाद में एक हफ्ता लग के क्वेश्चन पढ़ूंगा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं पेपर दे लूंगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। आपको अगर कल तैयारी हो जाती है एग्जाम्स की और आप मुझे बताते हैं, तो मैं पहले बोलूंगा आप क्लास से बाहर जाओ और जाके पेपर देकर आ जाओ जल्दी से, शाबाश। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। हाँ, कोर्स का फायदा आपको क्या होगा, कोर्स का फायदा आपको ये होगा कि आपको सवाल पढ़ना आता होगा, आपको समझ आ रहा होगा अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि प्योरली मैं सिर्फ ट्रेनिंग करूंगा और मैं प्रिपेयर कर लूंगा, मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं देखा भाई। ठीक है ना, कि कोई मुझे आके ये बात बोले कि यार मैंने तो कर लिया, नहीं। ये 10 साल का एक्सपीरियंस मैं अपना एमसीटी वाला बता रहा हूँ। ठीक है, वो तो जी मुझे सर, ये ज्यादा इसी टाइम गया। तरह है सर, हमें पता है इसका। ठीक है ना, तो बस वो यही मैं इसको मेक श्योर कर रहा था कि ये चीज जो है ना वो जरा क्लियर है हमारी। ठीक है, तो डम्स तो पढ़ने पड़ेंगे, वो कल पढ़ के तैयारी कर लो, परसों जाके बोल दो उमेर भाई को, उमेर भाई हो गई मेरी तैयारी, लाओ पेपर पेपर करा दो मेरा, कर ले आप पेपर, कोई मसला नहीं है। लेकिन अपनी सीवी में नहीं लिखे उस वक्त तक जब तक आप ट्रेनिंग ना कर लें, क्योंकि अगर आप इस तरह जाएंगे तो आपके साथ परेशानी हो सकती है। मैंने 2008 के अंदर एक सर्टिफिकेशन करी विच इज रिकग्नाइज एज एडमिनिस्ट्रिंग माइक्रोसॉफ्ट लिंक सर्वर। लिंक सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस का सर्वर था, जो सबसे पहला सर्वर था माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन किया था। जिसके बाद स्काई फॉर बिजनेस आया, और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आया। तो मैं लिंक्स का सर्वर पढ़ के चला गया और मैंने उसकी सर्टिफिकेशन निकाल ली। जब मैंने सर्टिफिकेशन कर ली तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई भाईजान मेरे साथ कि मैंने अपनी सीवी में लिखा, और मैंने ट्रेनिंग नहीं की हुई थी, मैंने सर्टिफिकेशन की हुई थी। और मैंने यहाँ पाकिस्तान में एक कंपनी होती थी, उसका नाम है वर्ल्ड कॉल।
मैंने वर्ल्ड कॉल को जो है ना अपने रिज्यूमे भेज दिया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मुझे नहीं पता था वो उनको लिंक की रिसोर्स चाहिए, वो वॉइस पे काम करना चाह रहे थे, वॉइस के प्लेटफॉर्म पे, और लिंक सर्वर वैल्यूएबल सर्वर था भी माइक्रोसॉफ्ट का। तो उन्होंने उससे रिलेट ना मुझसे क्वेश्चन किए पूरे इंटरव्यू में, मुझे आते ही नहीं थे। मैंने कहा मुझे नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, यूं है वो। उसने कहा यार तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने सर्टिफिकेशन कर ली। मैंने कहा हाँ वो रट्टा लगा के कर ली थी। कह रहा मतलब बाकी चीजें भी रट्टा ही लगाई हुई होंगी। तो उस दिन मुझे समझ आ गई कि अगर आप रट्टा लगा के पेपर तो निकाल लेते हैं, लेकिन लिखे नहीं उसको। मैंने आते ही सबसे पहला काम, घर पहुंचते ही सबसे पहला काम ये किया कि अपनी उस रिज्यूमे में से, अपनी सीवी में से लिंक सर्वर वाली एंट्री रिमूव कर दी। फिर जब मैंने बैठ के उसको पढ़ लिया, मेरे महीने 2 लगे मेरे, जब मैंने पढ़ लिया तो फिर उसके बाद मैं अपनी सीवी में लिखा। तो हर वो चीज अपनी सीवी में लिखें जो आपको आती है, उसको बोल्ड करके लिखते हैं, ये तो आता है, इस मुझसे अच्छा कौन करेगा इसको। तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा उसका, वो इफेक्ट करता है आपके रिज्यूमे पे, आपकी एक्टिविटीज पर। तो यही मैं आपको यहाँ पे भी मशवरा दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना एग्जाम, कल कर सकते हैं, कल कर लें, लेकिन पढ़ना आपको ढंग से पड़ेगा। लेकिन सीवी में उस वक्त लिखें जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो ये है सारी बात। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इसको आपको देखना होगा थोड़ा सा। और कोई क्वेश्चन जो जहन में आ रहा हो? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं, आई बिलीव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है, जी जी अली भाई बोले। कैसे हैं? ठीक है आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। आप सुनाए? ठीक ठाक है माशाल्लाह से। अल्लाह का एहसान, सब शुक्र। तो सर ये है कि जो जो पढ़ेंगे हम, अ, उसको जो है अगर हम साथ में प्रैक्टिकली, आई मीन प्रैक्टिकली इन सेंस के उस चीज को, फॉर एग्जांपल हम वर्चुअल मशीन्स पढ़ते हैं, या हम वर्चुअल नेटवर्क्स पढ़ते हैं, या हम एनसी नेटवर्क ग्रुप्स पढ़ते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स, उसको ये है कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रोफेशनली मार्केट में चल रहा है कि इसका यूज क्या है, अगर हम उसको भी साथ साथ डिफाइन करें कि फॉर एग्जांपल वर्चुअल मशीन्स किस किस तरह यूज होती है, एक कस्टमर कितने लेवल्स की वर्चुअल मशीन्स यूज कर सकता है, किस किस पर्पस के लिए कर सकता है, एनएसजी कहाँ का यूज कर सकता है, एनएसजी के अल्टरनेटिव हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, और एनएसजी ही क्यों यूज करते हैं, कुछ और अल्टरनेटिव क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो प्रोडक्शन लेवल की चीजें हैं, अगर वो हर टॉपिक के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। ठीक हो गया अली भाई। और अगर हम, मतलब उम्मीद है आप बात को समझ गए। बिल्कुल मैं समझ गया। मतलब आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी टॉपिक को खत्म करते हैं या स्टडी करते हैं, तो फिर हम उसको ये भी इसको एसोसिएट करें या बाइंड करें या अलाइन करें रियल वर्ल्ड सिनेरियो से, कि ठीक है मुझे पता है यूजर बनाते हैं, और अजूर पे कैसे यूजर बनेगा। अब कंपनी किस तरह देख रही है उसको, एज ए बिंग एडमिनिस्ट्रेटर मैं कैसे वो यूजर बनाऊंगा, और कंपनी में क्या डिमांड हो सकती है उन यूजर को बनाने से रिलेट, और कौन कौन से ऐसे मेथड हो सकते हैं जिनकी मदद से यूजर बनाए जा सकते हैं। दिस इज व्हाट यू वांट टू से, कि हमें सिनेरियोस पता ऐसे ही हो है। प्रोडक्ट के बारे में, कि ये प्रोडक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, अगर कोई साहब ये बात बोलते हैं कि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के रीजंस क्या हो सकते हैं, और किन सिनेरियोज में हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को अवॉइड कर सकते हैं, सर एक्चुअली और जी, मैं कब आपकी हम बात यूज कर बिल्कुल सकते हैं। ठीक समझ गया, आप भी समझ गए मेरे को। एक्चुअली जी पता हाँ। है क्या सर, मैं, मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि आप माशाल्लाह 10-12 साल से इस फील्ड में हैं, और ऑलमोस्ट 1 साल तो मुझे भी हो गया। जी हाँ। आप बिलीव करेंगे कि अगर आप अपवर्क पे जाएं, फाइवर पे जाएं, कहीं भी जाएं, और जाके एजर्स के जो है ना वो टास्क देखें, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है। मैं एज अ, मतलब एजर एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे सर से गुजरते हैं कि ये क्या चीज़ है एजर में और ये कहाँ यूज होती है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं भी मुझे बाद में डिस्कस करके या ढूंढ के या वो चीज़ पता चल जाती है, यार ये अच्छा, ये यहाँ वहाँ ये वो, लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ का पता ही नहीं होता कि यार ये कहाँ थी एजर में, हमने पढ़ी, और इसको कहाँ से कौन लाया, कहाँ लिंक किया, और एक्चुअल में बिल्कुल ये है क्या। तो बिल्कुल। ये चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग है कि यार हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं और वो हमने पढ़ ली, हमें समझ आ गई कि जी हमने वर्चुअल नेटवर्किंग करनी है, ठीक है, बिल्कुल हमने एनएसजी यूज करने हैं, हमने वीएम्स यूज करनी है, हमने
लेकिन उसके साथ कितने टाइप की इंटीग्रेशन हैं, कितने टाइप के लिंक्स हैं, किस किस चीज को हम कहाँ का चिपका सकते हैं देसी जुबान में, वो नहीं पता बिल्कुल चलता। बिल्कुल ऐसा अब ही होता है। तो वो इतनी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में ये पूरा मामला है क्या। तो वो बहुत जरूरी है कि अगर हम जो कुछ पढ़ेंगे और उसका अगर हमें साथ में उसका लाइव सिनेरियो कि हमारा ये प्रोडक्शन लाइन में किस तरह इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, या एज जिस तरह मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि जस्ट एज्यूम करेंगे कि एक कस्टमर है न्यू और हमने उसको एज एजर पे लेके आना है डाटा बिल्कुल सेंटर से। ऑन बोर्ड तो करना है एक उसे एज़ूर पे। तो तो हम उसको बेसिक से लेकर टिल द लास्ट हैंड ओवर तक हम क्या क्या चीज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल जस्ट यूज केस सिनेरियो कि उसके अगर कोई एप्लीकेशन सर्वर्स है हम वो कैसे बनाएंगे, जो उसकी एजर एडी है वो कैसे हम लोग उसको क्रिएट करेंगे, यूजर्स किस टाइप के होंगे, सिक्योरिटी किस टाइप की इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब ये जो लाइव सिनेरियोज है ये अगर हम नहीं करेंगे तो माशाल्लाह सारे भाई, मुझे नंबर नहीं पता कितने बैठे हैं, वो मेरी तरह ही जो है ना वो एक साल के बाद फिर ऐसे ही सर मार रहे होंगे कि यार ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं, मतलब ना बाहर निकल सक रहा हूँ और ना ही आगे जा पा रहा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही होता था। और मैं आपको बताऊं कि अब जब एजूर की सर्टिफिकेशन नहीं होती थी ना, तो मैं उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट 365 जो ऑफिस 365 था उसकी मैं जब ट्रेनिंग करवाता था, तो वो उसमें ये चीज इसको मैं पहले दिन से ले लेता था। मैं कहता था कि यार इसमें उसकी वजह क्या थी कि वो कोर्स ही 1 महीने का था। उस 1 महीने के अंदर टोटल जो क्लासेस होती थी वो 9 क्लासेस होती थी। तो मैं डे वन सारे स्टूडेंट्स को बोलता था जाओ जाके एक डोमेन परचेज कर लो कोई सा भी, और एक होस्टिंग परचेज कर लो। उसके बाद मैं उनके पास एक ईमेल सर्वर बनवाता था, ऑन प्रेमिस एक्सचेंज इंस्टॉल करता था। ठीक है, फिर सर्विस प्रोवाइडर से हम उसके ईमेल्स लेते थे। और उन सारी चीजों से जो है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद वहां से लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर पे लैब करते थे। और मैं बताता था कि एक कंपनी ऑनबोर्ड करने की कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर कंपनी डायरेक्ट क्लाउड ओनली एनवायरनमेंट पे जाएगी तो कैसे जाएगी, और अगर कंपनी जाएगी इस पे अल्लाह भला करे रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से क्लाउड पे जाएगी तो कैसे करेगी काम। तो वो दोनों चीजें जो है वो मैं वहां बता देता था, बिल्कुल बता देता था। अभी भी जो मेरी मेरी अभी बेसिकली जो प्लानिंग है वो यही है। वो मेरी अभी बेसिकली ये कोशिश है कि जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो जब थोड़े से मेच्योर हो जाए ना कोर्स के अंदर, हमें चीजें पता लग जाए कि अच्छा ये चीजें कैसे काम कर रही हैं, तो फिर मैं आप लोगों को इस तरफ ले जाऊं कि हाँ यार अब हम काम करेंगे थोड़ा सिनेरियो बेस्ड। क्योंकि मैंने भी इस चीज को अभी रिसेंटली मैंने कुछ अर्से पहले एक कोर्स कंप्लीट किया इसका ही, जब AZ-104 का। तो उस वक्त मैंने ये बात बोली थी और अपने स्टूडेंट्स को, और मैंने मेक श्योर भी यही किया कि हम इसको जो है वो सिनेरियो बेस करें। तो जब हमारे कोर्स 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए थे, 4 शुरू के 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए थे, यस, जो एडमिनिस्टर एजूर रिसोर्सेज तक। तो जब ये मॉड्यूल मेरे कंप्लीट हुए तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने कहा कि चलो अब हम जो है ना थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियोज को समझते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियोज के बाद जो है ना हम काम कर सकते हैं। 1 मिनट जरा दीजिएगा। मैम आई थिंक आपका माइक जो है ना वो चल रहा है, काइंडली इफ पॉसिबल तो म्यूट कर दें इसको, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने जब नेटवर्किंग पर आए ना हम मॉड्यूल 4 पे, तो मैंने उनको सिनेरियो समझाना शुरू कर दिए। मैंने कहा यार देखो ये चीजें होती हैं, अब ये कैसे काम कर रही होती हैं। आप एक कंपनी में बैठे हुए हैं, आप हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो क्या मसला होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैंने उनको ये बात समझाना शुरू कर दी। यही चीज मैं भी ये चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से कोर्स पढ़े ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे है। मैं कभी भी इस चीज का कायल नहीं रहा, और मैं कभी भी इस चीज को फोकस नहीं करता कि मैं स्लाइड्स पढ़ा दूं। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं उनको कम से कम वर्स जो सिनेरियोज बन रहे होते हैं, वर्स सिनेरियोज जो बन रहे होते हैं, उससे भी अवेयर कराऊं यार दिस कुड बी हैपन। तो एज ए बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ, मेरे पास कभी टाइम नहीं होता, कभी कुछ चीजें हो जाती हैं इस तरह की, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल खुले दिल से बात करूंगा कि अब आप अगर आप मेरे प्रीवियस किसी सेशन में बैठे हैं ना, तो आपको ये अंदाजा होगा कि हमारा कुछ प्लान था जो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जिसका मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर हमने उसको जो है ना वो राइट ऑफ की बहुत सारी चीजें,
और वो नहीं चल सकी। लेकिन फ्रॉम दैट डे भी आई प्रिपेयर माई सेल्फ कि हमारी क्लास इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें हमें टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता हो, हम किसी को एजुकेट कर सकें, और हम कभी सिनेरियो में जाएं या नेटवर्क में जाएं तो हम सामने स्क्रीन खुले तो हमें पता हो अच्छा ये तो ये करना है, कोई मसला ही नहीं है इसका। तो हम इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड तक ये काम कर चुके होंगे कि हमारे पास हमें सारे सिनेरियोज आते होंगे। मैं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूंगा, मैं वर्चुअल मशीन भी बनाऊंगा, मैं आपको ईडी सिंक रन करके भी दिखाऊंगा कि यार देखिए इस तरह ईडी सिंक काम करता है। तो हम इस पे सब पे काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, ताकि हम थोड़ा सा देख सकें कि रियल लाइफ में और यहाँ ट्रेनिंग के दौरान में कितना फर्क होता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज मिस हो तो आप मौजूद हैं, आप बता सकते हैं कि सर इसको ऐड कर लें या इसको अपडेट कर लें। ठीक है, जी सर, जज़ाक। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो भाई ये बता दें कि एमडीएम या इंट्यून के बारे में इस कोर्स में कुछ उसका कुछ टच है, और दूसरी चीज लाइसेंसिंग के हवाले से दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि लेट्स सपोज मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से अपनी एक सब्सक्रिप्शन खरीदी हुई है, ठीक उसमें है, मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ, रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके, लेकिन वो वर्चुअल मशीन मैं अपनी लैब्स के बाद रिमूव कर देता हूँ, रिसोर्स ग्रुप मेरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ठीक उसका है। मुझे उसका मुझे चार्ज होगा या नहीं होगा? उसमें मैं रिसोर्स ग्रुप में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी रिसोर्स ग्रुप है, लेकिन ये है कि मैं उसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, लैब करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये दो ठीक क्वेश्चन है। है सर। पहली चीज के मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट और इंट्यून का इतना ज्यादा चीजें हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कुछ सिनेरियोज इस तरह बनते हैं जहाँ पे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की कुछ चीजें नजर आएंगी। जैसे जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं वो हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 में। उस मॉड्यूल 2 के अंदर जब हम बात कर रहे होंगे तो वहां हम बात करेंगे डिवाइस रजिस्ट्रेशन की, किस किस तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं, रजिस्टर्ड डिवाइसेस कौन सी होती हैं, अज्योर ज्वाइंट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो वहां मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट या एमडीएम या माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का थोड़ा सा पार्ट मौजूद है, स्पेसिफिकली नहीं है। लेकिन एज ए बिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप चाहेंगे तो हम उसको थोड़ा सा आगे जाकर देख लेंगे कि किस तरह हम इंट्यून की सर्विस को यूज कर इंट्यून की सर्विस को यूज करते हुए डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कम से कम इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। तो 2-3 मॉड्यूल के बाद अगर हमें लगेगा ना किसी पॉइंट पर आकर या आपको लगेगा कि सर अगर आप यहाँ पे इंट्यून को एडजस्ट कहीं कर लें हम बीच में, तो हम बिल्कुल उसको कर लेंगे। ठीक हो गया। लेकिन आइडेंटिटी मैनेजमेंट और गवर्नेंस तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगी ना, तो फिर उसके बाद होगा। दूसरी चीज जो आपने कही कि मैं मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप है उसमें मैं वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, वर्चुअल मशीन रिमूव कर देता हूँ, सो क्या मुझे चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। रिसोर्स ग्रुप के ही पैसे चार्ज होते हैं। रिसोर्स ग्रुप एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में वो कंटेनर है जिसमें आप अपनी रिसोर्सेज को रखेंगे, और जब आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वो उसके चार्ज करता है। तो यूजुअली जब अगर आप इस तरह करते हैं तो आप रिसोर्स ग्रुप भी रिमूव करते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जब लैब करें उस वक्त रिसोर्स ग्रुप बना लें, वो चलेगा आपके पास। ठीक है। लेकिन आप इसको देख लें, अगर उसमें कोई रिसोर्स नहीं है, कोई चीजें आपने ऐड नहीं की हुई, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ उसके रेंटल फीस आती हो। ठीक है। वो कुछ भी नहीं होती रेंटल फीस, लेकिन उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी बनाया है तो वो तो आपको नेक्स्ट मंथ पता लगेगा कि आपने क्या कंज्यूम किया है। और अगर आपको 1 महीना हो गया है तो डेफिनेटली आपके पास कोई इनवॉइस आई होगी, उसमें उसकी रेंटल पेमेंट अगर कुछ होगी, $1 $2 $3, तो वो आपको पता लग जाएगी। लेकिन यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट हमेशा ये चार्ज ही रिसोर्स ग्रुप क्यों करता है कि आपके रिसोर्स ग्रुप हैं उस पर चार्ज होगा। अब उसमें रिसोर्सेज नहीं है तो फिर डेफिनेटली उनकी पेमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो चार्ज तो अपनी होस्टेड सर्विसेज के करते ही हैं। जी भाई, और कोई क्वेश्चन जो जहन में आ रहा हो? आई थिंक अब हमारे तकरीबन सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो मैं ये वाले स्लाइड को हटा रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ पहला मॉड्यूल। ओके, तो ये हमारा जनाब पहला मॉड्यूल इस कोर्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे एडमिनिस्टर आइडेंटिटीज। माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे सबसे अहम पार्ट यही है, बल्कि किसी भी इन्वायरमेंट में सबसे अहम पार्ट यही होता है कि ऑब्जेक्ट और आइडेंटिटीज के बारे में आपको पता हो कि किस तरह काम करती हैं। ठीक है। अब ये आइडेंटिटीज कैसे काम कर रही हैं, इसमें हमारे पास 2 टॉपिक हैं, 2 लेसन हैं, कॉन्फ़िगर अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज और कॉन्फ़िगर यूजर एंड ग्रुप्स।
इसके बाद एक लैब भी है, मैनेज अजूर एक्टिव डायरेक्टरी आइडेंटिटीज। ये लैब हम आज नहीं करेंगे, आज भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मैं आप लोगों के लिए रिसोर्सेज निकालूंगा, फिर आपके साथ बैठ के काम करूंगा। और मेरी ख्वाहिश ये है कि जब हम लैब करेंगे ना, तो हम चाहे हम इस तरह कर लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दिन पूरा रख लें लैब के लिए। जब मेरे साथ आप कनेक्ट हों, मैं आप लोगों के साथ बैठूं, यहाँ से मैं लैब कर रहा हूँ, वहाँ आप लोग अपनी मशीनों पे लैब्स कर लें, और हम सब मिलके लैब कर लें, तो आपको चीजें पता हो कि यार ये कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे, और साथ साथ लैब्स करेंगे, मिलके करेंगे तो जल्दी काम भी होगा और हमें चीजें समझ भी आ रही होंगी। तो पहला टॉपिक, कॉन्फ़िगर अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज क्या है, कैसे काम करता है, इसको हमें पढ़ना है। तो हमें शुरू करना चाहिए या 2 मिनट का ब्रेक करना चाहिए, पहले बता दो भाई। नहीं शुरू सर, करना कंटिन्यू चाहिए करें, सर। कंटिन्यू करें। ठीक हो गया, वेरी गुड। तो आ, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला मॉड्यूल, और पहले मॉड्यूल का पहला लेसन, जिसमें हमें कॉन्फ़िगर करना है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज से पहले अगर हम कुछ और चीजों को समझ लें, तो वो क्या है, वो है हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। सो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है, जरा मुझे डिस्कस कर लें थोड़ा सा। एक्टिव डायरेक्टरी आप लोगों को क्या समझ आती है, वन बाय वन। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है जिसके अंदर तमाम यूजर्स और एक नेटवर्क के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं ठीक उनकी है, इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तमाम यूजर्स एक्सीलेंट, की और रिसोर्सेज की। एक्सीलेंट। और नेक्स्ट वन। सर ये हमारे पास आजकल जितने भी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो यही सारे जो अपनी यूजर्स मैनेजमेंट होती हैं वो इसी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक करवाते हैं। एक्सीलेंट, let's suppose हम ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाते हैं जो भी हैं, तो वो एक ही इसी डोमेन के थ्रू वो मूव होती हैं, और ये हमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देती हैं, सेंट्रलाइज यूजर्स ऑथेंटिकेशन, फिर इसे हम ओयूज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई ब्रिलियंट, करते हैं, एंड सो ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई भाई जिसका कुछ आइडिया हो रिलेट टू एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज? चलने लगता है मेरी बारी आ गई। तो अब बहुत अच्छा बोला है, बोला आप लोगों ने। जाहिद भाई ने भी अच्छा बोला, शोएब भाई ने भी अच्छा बोला। एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं आपके नेटवर्क में, उन सारे ऑब्जेक्ट्स की ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जिम्मेदारी है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज की। अर्लियर टाइम में हम बात करते थे कि नेटवर्किंग मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने नोटपैड खुला हुआ है, हाँ जी मैंने नोटपैड खुला हुआ है, कहाँ खुला हुआ है, ये खुला हुआ। तो हमारे पास जो है पहले होता था नेटवर्किंग मॉडल। सो नेटवर्किंग मॉडल में हम कहते थे कि हमारे पास एक मॉडल होता है वर्क ग्रुप के नाम से, और दूसरा होता है हमारा डोमेन। वर्क ग्रुप का मतलब ये है कि आपके पास लॉजिकल ग्रुप ऑफ ऑफ कंप्यूटर्स connected with each other and use their own admin credentials to share or access resources। एक ऐसा तरीका जिसमें सारे कंप्यूटर्स तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन सब अपने पर्सनल एडमिन क्रेडेंशियल यूज करते हैं रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या उनको एक्सेस करने के लिए। इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है, किसी कैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि ये वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट था। वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर सब लोग कनेक्टेड तो हैं, लेकिन हर बंदा अपना डोमेन, अपने क्रेडेंशियल इस्तेमाल करता है और अपनी परमिशन यूज करता है। लेकिन जब हम डोमेन में जाते हैं, तो डोमेन एनवायरनमेंट में कहते हैं कि लॉजिकल ग्रुप ऑफ computers or devices connected with each other and use centralized
authentication to validate credentials. तो अब आप एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं वैलिडेट करने के लिए अपने क्रेडेंशियल. फॉर दिस वी यूज अ सर्वर where we install directory services, which is known as Active Directory Domain Services, to authorize users. तो जब आप डोमेन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो डोमेन एनवायरनमेंट में आप एक सर्वर यूज करते हैं जहां पे आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं और उन सर्विसेज के बाद आप यूजर्स को ऑथराइज करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें. अब डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी यूजर बैठे हुए होते हैं ना, उनको इस बात का कोई कंसर्न नहीं होता कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप कितने ताकतवर हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. आपकी ताकत का अंदाजा लगाया जाएगा आपको दी हुई परमिशन से, और वो परमिशन, वो सारी चीजें मैनेज होंगी आपके ऑथेंटिकेशन सर्वर से. उस ऑथेंटिकेशन सर्वर का नाम होता है डोमेन कंट्रोलर, जहां से आप तमाम की तमाम चीजों को मैनेज करवा रहे होते हैं. ठीक है. जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं ना अपने नेटवर्क में, तो कुछ चीजें भी इंस्टॉल होती हैं. सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो प्रोटोकॉल है, एक्टिव डायरेक्टरी प्रोटोकॉल, वो कौन सा है. ठीक है. आप ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है. हाँ भाई, कौन बोला था ये एलडैप वाली बात? जी सर. जाहिद भाई ने बोली थी. जी जी सर. तो ये एलडैप हो गया. एलडैप स्टैंड फॉर लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. एक्सीलेंट, छा गए यार. लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल. ठीक है. और यूजर को ऑथेंटिकेशन करने के लिए क्या होता है? NTML होता है सर, और एक कर्बरॉस होता है. ये दो NTLM. जी. NTML नहीं, NTLM. ठीक है. NTLM. और दूसरा जो होता है वो होता है कर्बरोस. ठीक है. NTLM चलता है लोकल मशीनों के लिए, लोकल यूजर्स के लिए, और कर्बरोस चलता है एक्टिव डायरेक्टरी में. ठीक है. TCP/IP दुनिया के अंदर इनकी कुछ पोर्ट्स भी होती हैं इन प्रोटोकॉल्स की. ठीक है. और TCP/IP की दुनिया में TCP/IP पोर्ट होती है LDAP की 389. और कर्बरोस की प्रोटोकॉल पोर्ट क्या होती है? TCP/IP पोर्ट फॉर कर्बरोस वो होती है 88. ठीक है. मेरे ये इंटरव्यू में आ गया था, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं लिख भी दूं यहाँ पर यार. ठीक है. मुझसे उस साहब ने बोला कि ये बताओ कि कर्बरोस की ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है उसकी TCP/IP पोर्ट क्या होती है. तो मुझे याद थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी बता दूं. तो उसकी पोर्ट 88 होती है. तो एक्टिव डायरेक्टरी पहले ऑन प्रेमिस में जो चलती थी वो इस तरह चलती थी कि आपके पास चीजें लोकली इंस्टॉल्ड होती थी और आप सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते थे, यहां से यूज करते थे ये सारी चीजें. ठीक है. अभी हम कौन सी मशीन पे काम कर रहे थे? आई थिंक इस पर. और ये रहा डोमेन. ठीक है. और ये रही मशीन. तो यहां मैंने एक वर्चुअल मशीन भी ऑन कर ली है, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है. ठीक है. ये भी मैं आपको दिखा देता हूं. तो ये तो चीज हो गई हमारे पास एक्टिव